पढ़ लिए हैं रंग वाले घटक को कैसे अलग करते हैं हम स्याही में से कैसे रंग को अलग करते हैं वो और दूसरा ये पढ़ लिए हैं कि अपकेंद्रीय यंत्र से हम कैसे दूध में से क्रीम वगैरह को अलग करते हैं। अब आगे पढ़ने वाले हैं दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। मतलब अगर नहीं घुलने वाला दो अगर द्रव होगा तो कैसे उसको अलग करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, दो नहीं घुलने वाला जो लिक्विड होगा उसे कैसे अलग करेंगे। क्रियाकलाप 2.6 में आइए कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल को जल से पृथक करने का प्रयास करें। मिट्टी का तेल मतलब केरोसिन तेल को कहते हैं हम मिट्टी का तेल। तो कीप ही इस बार जैसे इसमें लिए थे ना हम पहले कीप एक बार और उसमें छन्नक पत्थर रख के छाने थे ना, वैसे ही हमको कीप लेना है फिर से। लेकिन ये वाला जो कीप है ना उस वाले कीप से अलग है। ये जो कीप था जो उलट के रखा है इस वाले से ये वाला अलग है। इसमें क्या है कि ये कीप की तरह है लेकिन ऊपर से बंद है। ठीक है ना, क्यों है ऐसा अभी आगे बताएंगे। मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालें। पृथक्करण कीप क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसका यूज करते हैं हम चीज़ों को अलग करने में। देखो क्या होता है, ये ऊपर गोल जैसा है, इसको किसी चीज़ में बांध के लटका देते हैं, इसमें जो भी लिक्विड है उसको डाल देंगे, द्रव को डाल देंगे इसके अंदर। यहाँ पे हम ये लगाएंगे एक तरह से कहो कि स्टॉप कॉर्क है, वो होता है ना कस करके टाइट करते हैं और फिर खोलते हैं, उस तरह का ये है। और यहाँ नीचे ना ये कीप का ये मुंह नीचे की तरफ है। तो होगा क्या कि जब हम दो ठो लिक्विड को डालेंगे जो नहीं घुलता है तो एक ऊपर रह जाएगा और नीचे रह जाएगा। मान लो ये पानी है तो पानी नीचे होगा और तेल ऊपर हो जाएगा क्योंकि तेल हल्का होता है पानी से। अब यहाँ से इसको खोलेंगे, जब खोलेंगे तो ये पानी निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा और तेल नीचे की तरफ आएगा। जब देखेंगे पानी सारा निकल गया तो इसको बंद कर देंगे और नीचे का जो बर्तन में जमा किए थे ना उस बर्तन को हटाएंगे। फिर कीप को हम ये यहाँ से स्टॉप कॉर्क को खोलेंगे, फिर ये तेल आएगा, तेल को अलग बर्तन में कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको अलग कर सकते हैं। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि जल तथा तेल की पृथक पृथक परत तैयार हो जाए। तो तेल को जल को जब मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आपस में पहले मिला होगा, जब थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे तो वो अलग अलग हो जाएगा। तो वैसा ही करना है, थोड़ा देर के लिए छोड़ देना है। पृथक्करण कीप के स्टॉप कॉर्क को खोलें और सावधानी पूर्वक मतलब ध्यान से नीचे वाले जल की परत को निकाल लें। नीचे वाला जल परत निकाल लेंगे, बताए थे ना जल का परत निकालेंगे यहाँ खोल करके धीरे धीरे। जैसे ये तेल आएगा पहुँचेगा ना बंद कर देंगे, फिर बर्तन यहाँ नीचे का बदलेंगे, फिर तेल को खोल करके निकाल लेंगे। जैसे ही तेल नीचे पहुँचे स्टॉप कॉर्क को बंद कर दें। ठीक है, ये देखो क्या है, पृथक्करण कीप है ये वाला, ये पूरा, और ये मिट्टी का तेल है ऊपर, ये जल है नीचे, ये स्टॉप कॉर्क है, इसे खोलते बंद करते हैं। अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण मतलब न घुलने वाले द्रव को अलग करने का तरीका। पृथक्करण मतलब अलग करना। अनुप्रयोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है ये, तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में। तेल और जल को अलग करने में तो यूज होगा, अभी हम जस्ट किए हैं ना। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में, लोहा भारी होता है तो नीचे बैठेगा, बाकी जो गंदगी होगा ना वो हल्का होगा, वो ऊपर रहेगा, तो उसको भी अलग करते हैं इसी से हम। इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग धातुमल मतलब धातु के अंदर का जो गंदगी होता है वो, स्लैग का मतलब होता है धातुमल, धातुमल का मतलब होता है धातु में का जो मल है गंदगी है वो। धातु मतलब क्या, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा भट्टी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। ये मान लो कि ये इसी टाइप का रहेगा, तो नीचे लोहा बैठेगा और ऊपर जो हल्का हल्का वो स्लैग रह जाएगा, उसको ऊपर से हम हटा लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। बोल रहा है सिद्धांत मतलब नियम के हिसाब से। नियम के हिसाब से जब दो द्रव नहीं घुलता है तो घनत्व के हिसाब से मतलब कौन गाढ़ा है कौन कम गाढ़ा है, तो जो गाढ़ा होगा वो अलग लेयर बनाएगा, जो पतला होगा वो अलग लेयर बनाएगा। यही नियम है, हमको पता भी है ये चीज़। तो उसके हिसाब से घनत्व के हिसाब से क्या होता है वो अलग अलग लेयर बना लेता है। अब देखो नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं। देखो नमक और कपूर ना एक ही जैसा रहता है दोनों देखने में, लेकिन ये होता है कि ये ढेला टाइप का रहता है कपूर और ये नमक का दाना टाइप का रहता है। मान लो किसी तरह से अगर दोनों मिल गया चूर्ण बन के तो कैसे अलग करेंगे, तो बहुत आसान तरीका है। असल में ये कुछ और सिखाना चाह रहा है इसमें हम क्या करेंगे ऊर्ध्वपातन जो पढ़े थे ना, ऊर्ध्वापातन, तो अगर ऐसा चीज मान लो कि नमक है कपूर है, तो कपूर तो क्या होता है ठोस से सीधा गैस बन जाएगा। तो जब भी हमको ऐसा चीज मिल जाए जो ठोस से सीधा गैस बनता है तो उसको अलग करना बहुत आसान होता है। तो इस वाले में वही पढ़ेंगे कि नमक से हम कपूर को कैसे अलग करते हैं। मतलब एक चीज होगा ठोस टाइप का, दूसरा ऐसा ठोस होगा जो ऊर्ध्वपातित होता है, ठोस से सीधा गैस बनता है, तो उसको अलग करना बहुत आसान होता है। वही हम इसमें जानेंगे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, पढ़ लिए हैं।
इस प्रकार उन मिश्रणों जिसमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हो, मतलब कि ऊर्ध्वपातित हो सकने वाली चीजें हो, को ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों, मतलब जो ऊर्ध्वपातित न होता है वैसा कोई गंदगी हो या मिलावट हो, इस यहाँ पे क्या है, इस प्रकरण में नमक, यानी यहाँ जो बताया गया है, ये जो प्रकरण मतलब यहाँ जो कहानी बताया गया या जो हो रहा है, तो इस प्रकरण में नमक है। यहाँ पे अशुद्धि कौन है, नमक है। और नमक में से क्या करना है, हमको कपूर को अलग कर लेना है। से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। मतलब इसको हम किससे अलग करेंगे, ऊर्ध्वपातन से। कैसे, दोनों को मिला के यहाँ रख दो, गर्म करो, तो जो ठोस से सीधा गैस बनता है तो क्या होगा, ठोस से गैस बन जाएगा, और जो नहीं बनेगा वो वहीं पे गर्म होता रहेगा, वहीं पे बचा हुआ रह जाएगा, तो आराम से अलग हो गया। जो ऊर्ध्वपातित हो रहा था जैसे कपूर, वो ऊपर आ गया, नमक जो कि ऊर्ध्वपातित नहीं हो रहा था वो गर्म होगा लेकिन नीचे ही रहेगा, तो दोनों अलग अलग हो गया, कपूर इधर हो गया, नमक इधर हो गया। यही बता रहा है यहाँ पे। बहुत आसान है। अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन इत्यादि ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। तो जैसे कपूर हुआ, वैसे अमोनियम क्लोराइड भी होता है। नेफ्थलीन का बॉल वगैरह देखते हैं ना, जो कपड़ा उपड़ा में हम रखते हैं कि खराब ना हो, या फिर वो टॉयलेट वगैरह में बहुत बार उसका यूज किया जाता है, खास करके वो यूरिनरी में जहाँ पे यूरिन किया जाता है। और एंथ्रासीन में भी ऐसे ही होता है। एंथ्रासीन भी क्या होगा, ठोस से सीधा गैस बनेगा। तो इन सबको हम आराम से इस वाले तरीके से अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो ये तुम्हारा पहले ही वाला है, ये कीप है, ऊपर रुई का प्लग है ऊपर, मतलब रुई का प्लग मतलब वो टुकड़ा टाइप का ना। फिर ये है उल्टी रखी कीप, ये कीप रखा हुआ है। ये ठोसकृत कपूर है, ये कपूर जो ठोस में बदल गया है वो है। ये चीनी मिट्टी का प्याली है। ये कपूर की वाष्प है। यहाँ पे जैसे गर्म होगा तो पहले वाष्प बनेगा, तब न जाकर के ये बनेगा, फिर से जमेगा ठंडा होकर के। ये गर्म हुआ तो वाष्प बन गया, और ये वाष्प जब फिर ऊपर गया तो ठंडा हुआ तो फिर से कपूर बन गया। कपूर तथा नमक का मिश्रण, ये मिश्रण है, लास्ट में सिर्फ नमक बचेगा यहाँ पे। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा कपूर तथा नमक का पृथक्करण, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा कपूर और नमक को अलग करना। क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? अच्छा, क्या काली स्याही, अगर काला स्याही तुमको दे दिया जाए, जो काला स्याही नजर आ रहा है, क्या उसमें डाई एक ही रंग है, मतलब एक ही तरह का रंग होता है उसमें? डाई मतलब रंग, उसमें एक ही तरह का रंग होता है? नहीं, उसमें एक से ज्यादा तरह का रंग होता है। कौन कौन, तो अभी देखो पता चलेगा। 3 बात पढ़ ली, ये चौथा है, ये 5वां है क्या? हाँ, ये 5वां है। पहले हम क्या किए थे कि वो रंग वाले घटक को हम देखे थे कि जो ये था कि अगर कोई एक तो रंग होगा तो उससे हम कैसे नीला या काला स्याही से कैसे रंग को अलग करेंगे। यहाँ पे भी रंग वाला है, उसके अभी जो लास्ट अभी पढ़ने वाले हैं 5वां, वो भी रंग वाला है। फिर दूसरा जो हम पढ़े थे वो क्या था, दूध से क्रीम वाला अलग करने वाला था। तीसरा 2 ठो अगर अघुलनशील रहेगा वो था। और चौथा तुम्हारा नमक और कपूर, यानी एक ऊर्ध्वपातित होने वाला, एक न होने वाला था। और अभी हम 5वां पढ़ने वाले हैं कि काली स्याही से एक से ज़्यादा रंग को अलग करना। तो रंग से ना, पहले भी काला या नीला स्याही से हम रंग अलग किए थे, वो कीप के प्याली के ऊपर रंग डाले थे, नीचे पानी वाला वो डाले थे वो बर्तन, उसको गर्म करके अलग किए थे। यहाँ पे भी अलग करें थे। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है अलग करने का। देखो इसमें सारे रंग को अलग अलग हम जमा कर सकते हैं। क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है, मतलब एक ही रंग का काला स्याही जो है सिर्फ काला ही है, उसमें और कुछ नहीं मिला हुआ है? तो ऐसा नहीं है, उसमें एक से ज़्यादा डाई है। क्रियाकलाप 2.7, और छानक पत्र की एक पतली परत लें। छानक पत्र मतलब वो जिसे छान रहे थे ना हम, जिसे पानी वानी छानने जाता है, या इससे पहले भी हम छाने थे ना, वो आटा और वो जो पानी को घोले थे, या फिर चौक का पाउडर और पानी घोले थे, तो छानक पत्र लिए थे ना। वैसा देखना बहुत आसान होता है, बहुत आदमी देखा भी होगा। कागज टाइप का रहता है, कागज कपड़ा के बीच टाइप का रहता है, एकदम छोटा छोटा छेद होता है उसमें, तो वही लेना है। इसके निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच ले। और ये जो हम लेंगे ना, इस टाइप का ये चौखुट ले रहा है, यहाँ पे गोल भी होता है, चरखुट भी होता है, तो उसमें 1 सेंटीमीटर आपको निशान लगा देना है। अभी दिखाएंगे उसमें हम, वहाँ पे उस वाले पन्ने पे है पेंसिल से एक रेखा चित्र में दिया हुआ है 2.8 में, जो इधर है दिखाएंगे अभी हम। फिर है उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखे। तो पानी में घुलने वाला जो काला स्याही है उसको वहाँ पे उस रेखा पे हमको डाल देना है। ठीक है, जो लाइन 1 सेंटीमीटर ऊपर खींचे हैं ना, वहाँ पे रख दें, इसे सूखने दें। फिर क्या कर देंगे उसको हम सूखने देंगे। पानी में मिला हुआ इंक लेंगे काला वाला, उसको रख कर देंगे वहाँ पे, सूखने देंगे। जार, बीकर तथा प्रखनली में जल लें, उसमें इस छानक कागज को इस प्रकार रखें कि वह जल, देखो यहाँ पे जार,
बीकर या प्रखनली में जल लें। मतलब किसी भी बर्तन में तुमको पानी ले लेना है, उसमें इस छानक कागज को, ये छाने वाला जो कागज है को इस प्रकार रखें, इस तरह से रखना है कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर रहे। देखो यहाँ पे फिर से बता देते हैं, ऐसा तुमको छानक पत्र ले लेना है, इसमें 1 सेंटीमीटर ऊपर लाइन खींच देना है, यहाँ पे काला स्याही रख देना है और रख करके सूखने देना है। इसको जब सूख जाएगा तो इसको उठाना है, किसी भी बर्तन में हमको ये लटका देना है। कैसे लटकाना है? ऐसे लटकाना है कि इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला, ये यहाँ पे पानी में टच हो और ऊपर ये किसी भी चीज़ से बांध उनके हमको कागज में किसी भी चीज़ में बांध करके लटका देंगे, ठीक है। और ये पानी में टच होना चाहिए, थोड़ा सा पानी लेंगे उसमें टच होना चाहिए। अब देखो क्या होगा, अब इसे शांत छोड़ दे, मतलब रख के छोड़ देना है तुमको। होगा क्या, पानी धीरे धीरे ऊपर जब इस छानक पत्र में सटेगा ना तो पानी ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्या होगा, इस काले रंग को भी धीरे धीरे ऊपर लेके जाएगा और अलग अलग रंग को अलग अलग लेवल में बांट देगा। धीरे धीरे पूरा पानी ऊपर की चढ़ेगा और रंग को अलग अलग हिस्से में, यहाँ पे लाल, यहाँ पे काला, मैंने काला तो है ये, लाल है, ब्लू, जो भी रंग हो इसके अंदर होगा उसका अलग अलग परत बना देगा। एक बार देख लो, ये छानक पत्र है, ये पेंसिल से खींची रेखा है, ये स्याही का निशान है, ये वाला ये कांच की छड़ है, कांच की छड़ या कुछ भी लकड़ी वकड़ी कुछ भी लेके लटकाने के लिए काम करना है इसका ना। कागज की क्लिप है, कागज का क्लिप कौन सा है, ये वाला कागज का क्लिप, ये वाला, ये यहाँ जो लगाया है ना, ये जो लगाया है ये जार है, ये बर्तन है बाहर, जार, ये बाहर वाला छानक पत्र, ये तुम्हारा छानक पत्र है, और यहाँ पे कागज के क्लिप से इसको पकड़े हुआ है, दबाए हुआ है, समझ में आ रहा है। स्याही का निशान है ये वाला, और ये नीचे पानी है, सिंपल है। अच्छा, ये जो तरीका है ना, इसको बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी। इसको क्या बोलते हैं, मतलब कि छानक पत्र ले लेंगे, हल्का सा पानी टच करेंगे, पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, और जैसे पानी चढ़ेगा तो अलग अलग रंग को अलग अलग हिस्सा में बांटता चला जाएगा। जब ये ऊपर लेके बढ़ेगा ना इसको, तो अलग अलग रंग को अलग अलग जगह पे जमा करेगा। इस वाले तरीका को हम बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान, मतलब मौजूद डाइयों, मतलब रंगों को पृथक्करण मतलब उसको अलग करना, ये अलग करने का तरीके के बारे में बता रहा है। अब उत्तर दें। जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता है, आपने छानक पत्र पर क्या देखा, तो छानक पत्र पर क्या देखेंगे, रंग भी साथ साथ में ऊपर उठेगा। आपके मतानुसार, मतलब आपके हिसाब से, आपके सोच के हिसाब से, रंग के स्थान का छानक पत्र ऊपर की ओर उठने का क्या कारण है? बोल रहा है आपके अनुसार रंग के स्थान का, मतलब रंग का जो जगह है, छानक पत्र ऊपर की ओर, तो छानक पत्र में जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है उसका क्या कारण है? क्या कारण है? तो पानी की वजह से वो ऊपर जा रहा है, पानी में वो घुल रहा है, और पानी जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा है वैसे वैसे, क्योंकि पानी सूखा से गीला से सूखा की तरफ जाता है ना, मान लो कि पानी यहाँ पे गिरा हुआ है, कागज हटाएंगे तो आएगा ना पानी उसकी तरफ, तो ये पानी का गुण है कि वो सूखे की तरफ जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे जाएगा ऊपर की तरफ वैसे वैसे क्या होगा, रंग को अलग अलग करता चला जाएगा। जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है, मतलब घोल रहा है, तो डाई विलय के रूप में, हम जान रहे हैं कि रंग घुला हुआ है तो रंग विलय है। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, मतलब जाता है, यह डाई के कणों को भी, मतलब रंगों के कणों को भी अपने साथ ले जाता है, तो रंग को भी ऊपर लेके जाता है। प्रायः आमतौर से डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। ये जो डाई होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा रंगों उसमें मिला होता है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, यानी कि रंग में, मान लो कि स्याही लिए ना काला, तो इसमें जो वाला रंग मान लो बैगनी है, लाल है, नीला है, तो अगर नीला वाला जो है ज़्यादा घुलनशील है, ज़्यादा जल्दी घुल जाने वाला है, तेजी से ऊपर उठता है, तो क्या होगा, तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा, और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। मतलब जो ज़्यादा घुलने वाला होगा ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, जो उससे कम घुलने वाला होगा उसके नीचे होगा। मान लो बैगनी बहुत ज़्यादा घुलने वाला है तो एकदम ऊपर जाएगा, लाल उससे थोड़ा कम था तो यहाँ नीचे जमा होगा, बैगनी उससे भी कम था तो यहीं पर अटक जाएगा वो। मान लो कि पीला था, पीला उससे भी कम था तो पीला यहीं पर रह जाएगा। तो जो जितना ज़्यादा घुलने वाला होगा उतना ऊपर जाएगा, जो उससे कम होगा वो उसके नीचे जमा होगा, जो उससे कम होगा उससे नीचे, इस तरह से जमा होता चला जाएगा। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। ये जो तरीका है इसको हम बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी ना। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ रंग होता है, ये क्रोमैटोग्राफी आया ही है क्रोमा से। क्रोमा मतलब होता है, ग्रीक एक भाषा है ग्रीस के लोगों का ना, तो उसमें क्रोमा का मतलब होता है रंग, ठीक है। चूँकि रंग को अलग करने में यूज किया जाता था इसका, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया क्रोमैटोग्राफी, रंग को अलग करने वाला तरीका।
इस विधि से सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। यह एक ऐसी विधि है, मतलब ऐसा तरीका है जिसका प्रयोग उन विलय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हों। मतलब एक ही विलायक, मतलब पानी एक ही विलायक है ना, और पानी में ही बहुत सारा रंग घुला हुआ है ना, तो उससे अगर अलग करना होगा तो हम इस वाले तरीका का यूज करेंगे। पानी में सब घुला हुआ है, ये वाला ऐसे लगा दीजिए, जो घुला है सब अलग अलग जाकर के जमा हो जाएगा। तकनीकी में विकास के साथ, तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी, नया नया मशीन वगैरह, नया नया जो तरीका से मशीन बनाते हैं ना, उसके बारे में कह रहा है। तकनीकी में विकास के साथ मतलब उसके बेहतर होने के साथ ही क्रोमेटोग्राफी में नई नई तकनीकों का विकास हुआ है। मतलब नया नया तरीका आ गया है इस वाले में। ये इतना सिंपल सा जो हम यूज कर रहे हैं ना, इससे बहुत एडवांस हो चुका है ये, जिसके बारे में आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। अभी नहीं पढ़ना है, आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। अनुप्रयोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं इसका? डाई में रंगों को पृथक करने के लिए, क्योंकि शुरुआत ही इसका रंगों को अलग करने से हुआ था। अच्छा, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने के लिए, प्राकृतिक रंग मतलब पेड़ पौधा से जो रंग वगैरह आ रहा है उससे अलग अलग पिगमेंट मतलब ये रंग ही होता है, अलग अलग रंग को अलग करने के लिए। ठीक है, ये तुम्हारा कोई भी डाई होगा ये प्राकृतिक होगा, लगभग दोनों एक ही जैसा है। रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने के लिए खून निकालेगा, और खून में से जो नशीला पदार्थ वो शराब वगैरह पिया है कि नहीं, या उसके क्या बोलते हैं नशीला पदार्थ जो होता है ना, अफीम वगैरह, वो उसका सेवन किया है कि नहीं, तो उसको भी हम इस वाले से तरीके से जान सकते हैं। याद रखना इसको। अब छठा तरीका है, देखो इसमें क्या करने वाले हैं। बोल रहा है दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। अब तो ये हुआ जो नहीं घुलने वाला था, पहले पढ़ लिए थे, और इसमें हम पढ़े थे स्याही से रंग को अलग करना। इसमें ना क्या पढ़ेंगे, दो घुल जाने वाला, मान लो कि दूध लेंगे पानी लेंगे, दोनों घुल जा रहा है, उसको कैसे अलग करेंगे। तो तेल और पानी नहीं घुल रहा था, वो तो कीप लिए थे और पानी को नीचे से अलग कर लिए थे, कीप तेल ऊपर बचा हुआ था, फिर तेल को बाद में निकाल लिए। लेकिन अगर दो घुल जाने वाला चीज़ है तो कैसे अलग करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या तरीका है इसमें, क्रियाकलाप 2.8। आइए हम एसीटोन और जल को उनके मिश्रण से पृथक करने का प्रयोग करें। एसीटोन और जल आपस में मिल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ गया। कैसे अलग करेंगे वो देखो। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में ले, आसवन फ्लास्क इस वाले को बोलते हैं, ठीक है, ये वाला जल तथा एसीटोन का विलयन, ये आसवन फ्लास्क है। ये नीचे से बिल्कुल गोल होगा और ऊपर से ऐसे सिलेंडर की तरह होगा, ठीक है। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में ले, इसमें एक थर्मामीटर लगाएं। ऊपर क्या करना है, थर्मामीटर लगाना है। क्यों? ताकि हमको टेम्परेचर पता चले कि कितना टेम्परेचर पे ना एसीटोन उबलने लगा और निकलने लगा। दोनों का अभी देखो, ये दो जो चीज़ आपस में घुल रहा है ना, उसको अलग कैसे करते हैं। तो उसमें तो अलग अलग परत बना था तो आराम से कर लिए थे, इसमें परत नहीं बनेगा। परत नहीं बनेगा तो क्या करेंगे हम, उसके क्वथनांक का यूज करेंगे। एक वो चीज़ पहले उबलना शुरू हो जाएगा, दूसरा बाद में। तो जब गर्म करेंगे ना तो एक खास टेम्परेचर पे ले आके रोक देंगे, जिस पे मान लो एसीटोन 40 डिग्री पे उबलने लगेगा, कम पे उबलता है, तो हम 40 पे ले आके रोकेंगे, ये उबलेगा, पानी नहीं उबलेगा, सिर्फ एसीटोन उबलेगा। उबलेगा, भाप बनेगा, निकलेगा, उसको जमा कर लेंगे, पानी अंदर ही रहेगा। जब 100 डिग्री पे पहुंचेगा तब ना पानी उबलेगा, 100 से नीचे तो पानी नहीं उबलेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से क्या होता है, दो अलग चीज़ को हम अलग कर लेते हैं। अच्छा तरीका देखो, उपकरण को दिए गया चित्र 2.9 के अनुसार व्यवस्थित करें, जैसा उसमें लगाया गया है, सजाया गया वैसे सजा देना है। देखो क्या है, क्लैंप, ये इसमें ना चीज़ों को टाइट करते हैं, फंसाते हैं, वो टाइट करने वाला होता है, उसको लगा देना है। ये तुम्हारा आसवन फ्लास्क बता ही दिए, ये थर्मामीटर बता दिए, ये जल निर्गत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये तो स्टॉप वगैरह है, ये स्टेन है, समझ में आ ही रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, ये यहाँ पे लगा के, ये डंडी लगा के यहाँ पे निकाला, ये गैस यहाँ से जाएगा, यहाँ इधर की तरफ आएगा, ये ऊपर बंद कर दिया है, थर्मामीटर लगा दिया है। जब ये इधर आएगा तो इस वाले को क्यों लगाया, इस वाले को लगाया ठंडा करने के लिए। मान लो ये गैस गर्म किया, यहाँ गर्म किया, ये भाप बन के आया, तो भाप बन के जब आएगा तो ठंडा करेंगे तब ना वो फिर से लिक्विड बनेगा, तो यहाँ पे ठंडा करने के लिए लगाया है। इसमें क्या हो रहा है देखो, ये पाइप, ये तो पाइप अंदर से जा रहा है, देखो ये वाला पाइप, ये पाइप अंदर से जा रहा है, जो नजर आ रहा है, जो यहाँ के जमा होगा। तो इस पाइप के चारों तरफ से ये लगा दिया है, एक तरह मशीन कह लो तुम, ठीक है, मशीन का कुछ नहीं है, पाइप टाइप का ही ऊपर से कह लो लगा दिया। इसमें करेगा क्या, ठंडा पानी छोड़ेगा। देखो यहाँ शीतल जल निवेश, यहाँ से ठंडा जल जाएगा अंदर, ये ठंडा जल इसमें जा करके यहाँ से निर्गत, यहाँ से निकलेगा। तो ठंडा जल यहाँ से जाएगा, यहाँ से निकलेगा, तो इसको ठंडा कर देगा ना पूरे को। तो जैसे ठंडा हुआ तो जो भाप बना था क्या होगा, वापस से पानी बन जाएगा। अच्छा, जल तथा एसीटोन का विलयन, ये तो बता ही दिए, दोनों घुला हुआ है। जल संघनक, इसको बोलते हैं जल संघनक, इसको क्या बोलते हैं, बाहर से जो लगा हुआ है जल संघनक। क्यों? जल को संघनित कर रहा है, भाप से पानी बनने को बोलते हैं ना संघनन। तो ये पानी, भाप से पानी ही ना बना रहा है, तो इस वाले को हम बोलते हैं संघनक। बहुत सिंपल सा तरीका है, यहाँ से ठंडा पानी छोड़ो, यहाँ से निकाल दो। समझ में आ रहा है? ठंडा पानी जब जाएगा तो ये जो भाप है उसको पानी बना देगा, पानी मतलब कि लिक्विड बना देगा। दो घुलनशील द्रवों का आसवन विधि से पृथक, तो आसवन विधि से अलग कर रहा है। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानी पूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। धीरे धीरे गर्म करना है, थर्मामीटर को देखते रहना, अवलोकन मतलब उसको देखना। एसीटोन वाष्पीकृत होता है,
एसीटोन वाष्प बनने लगता है तथा संघनित होकर मतलब फिर भाप से लिक्विड बन करके होकर संघनक द्वारा, संघनक मतलब वो दिखा दी ना बाहर से जो लगा हुआ था, बाहर निकलने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जाता है मतलब जमा कर लिया जाता है। जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है और जो पानी होता है वो फ्लास्क में ही जमा होता है। अब उत्तर दें, जब आप मिश्रण को गर्म करना शुरू करते हैं तब आप क्या अवलोकित करते हैं? जब गर्म करना शुरू करते हैं तो क्या होता है उसमें से वो जो एसीटोन होता है वो उबलना शुरू होता है, पानी वैसा का वैसा ही रहता है। कुछ समय के लिए किस तापमान पर थर्मामीटर का पाठ्यांक स्थिर हो गया था? जितना भी एसीटोन उबलना शुरू करेगा ना उतना पे ही वो रुक जाएगा। इसको एक बार चेक करना कितना होता है, ऐसे हम बताएंगे जब डिटेल पढ़ाएंगे उस टाइम पे। एसीटोन का क्वथनांक क्या है? तो एसीटोन कितना पे उबलने लगता है? जितना भी ये रुका हुआ था वही उसका क्वथनांक है, उतना भी वो स्टार्ट हो गया था उबलना। दोनों घटकों को हम पृथक कर पाते हैं क्यों? दोनों को अलग क्यों कर पाए? क्योंकि दोनों का क्वथनांक अलग है। एसीटोन पहले उबलना शुरू कर दिया और जो जल है वो बाद में उबलना शुरू होगा। इस विधि को आसवन कहा जाता है। ये जो तरीका है क्वथनांक अलग अलग हो के चलते गर्म करके अलग करना, इसको हम आसवन बोलते हैं। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना, मतलब बिना टूटे। विघटित बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मान लो कि हम पानी लेंगे तो पानी को गर्म करें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग नहीं ना होगा, हाँ, तो बोल देंगे विघटित नहीं हुआ। और हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन अलग अलग हो जा रहा है तो बोलेंगे विघटित हो गया, टूट गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब टूटना नहीं चाहिए, वही बोल रहा है। जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल हो, मतलब ये नहीं कि पानी और एसीटोन का बराबर एकदम आसपास है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों उबलना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर कम रहेगा तो दोनों का बीच का गैप ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये तुम्हारा पानी अगर 100 पे उबल रहा है तो एसीटोन है 30, 40, 50 पे उबलना चाहिए। ठीक है। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव हो जिनके क्वथनांक का अंतर 25 के से कम होता है, मतलब 25 केल्विन से कम होगा, कि मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब ये अगर 25 से ज़्यादा है तब तो आसवन विधि से कर लेंगे, लेकिन अगर 25 से कम है मतलब कि बहुत थोड़ा का फर्क है तब प्रभाजी आसवन लेना पड़ेगा। ये क्या है? ये नया तरीका है, वो अभी पढ़ेंगे आगे हम लोग। प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण। हवा में से अलग अलग गैस को अलग करना हो या फिर पेट्रोलियम में से उसके अलग अलग तत्वों, मतलब उस जो इससे मिलकर बना हुआ है उसको अलग करना हो, उस दोनों में हम प्रभाजी आसवन का यूज करते हैं। ये क्या है? तो आसवन का ही थोड़ा सा एडवांस रूप है। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है। जैसे आसवन विधि में जैसे होता है ना वैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा फर्क होता है। केवल आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का उपयोग किया जाता है। आसवन जैसे आसवन फ्लास्क था गोल जैसा, और फिर उसमें संघनक था वो जिसमें ठंडा कर रहा था, वैसा ही होता है, बस इसमें बीच में क्या होता है? प्रभाजी स्तंभ लगा देता है। ये क्या है अभी आएगा, आगे दिखा देंगे, देखना प्रभाजी स्तंभ क्या होता है। बस एक तरह का रुकावट है ये, जैसे चीज़ों को देखो यहाँ पे बनाया हुआ है। ये तुम्हारा फ्लास्क वैसा ही है, ये संघनक वैसा ही है, ये सब चीज़ वैसा ही, कीप वगैरह लगाया है, थर्मामीटर लगाया है। बस इसमें क्या किया, छोटा छोटा ये जो प्रभाजी कॉलम है इसमें छोटा छोटा बॉल शीशा का या अलग अलग चीज़ का डाल देता है। इससे क्या होता है कि जब ये गर्म होना शुरू होगा ना तो जो ज़्यादा जल्दी उबलने वाला चीज़ है वो इसको पार कर जाएगा, और पार करके गुजरेगा। और जो कम उबलने वाला होगा, जहाँ क्वथनांक ज़्यादा होगा, जिसको अच्छे से पार नहीं कर पाएगा, इसलिए फंस के रह जाएगा। समझ में आ रहा है? तो फंस के रह जाएगा तो वो नीचे है, और जो ज़्यादा उबलने वाला है मतलब कि क्वथनांक जैसा कम है वो जल्दी जल्दी निकलेगा यहाँ से, तो वो निकल पाएगा, और जिसका ये क्वथनांक कम होगा वो नहीं निकल पाएगा। अच्छा, बहुत सिंपल सा तरीका है। इसे बोलते हैं प्रभाजी स्तंभ या कॉलम। ऐसे खड़ा चीज़ जो भी होता है तो बोलते हैं कॉलम, स्तंभ। ये खड़ा है ना, ऐसे खड़ा की तरफ है ना, इसे बोलते हैं स्तंभ। न साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होता है, नली की तरह होता है, जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। शीशे का गुटका मतलब छोटा छोटा शीशा का टुकड़ा होता है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। तो इससे होता क्या है, ये रुकावट बनेगा, और ये चूँकि बहुत सारा है तो ये जो गर्म होकर आ रहा है ना इसको धीरे धीरे रोकेगा, ठंडा कर देगा, गुजरने नहीं देगा, क्योंकि ये शीशा का बना हुआ है और ये आग से बहुत दूर है, तो ये क्या करेगा, उसको ठंडा करेगा। और जो ज़्यादा उबलने वाला है ना, क्वथनांक जैसा कम है, जो जल्दी से उबल जाता है, वो उसको पार कर जाएगा। जैसा कि चित्र 2.10 में दिखाया दर्शाया गया है। ये हो गया, एक बार देख ही लो, सेम वैसा ही है, बस कोई चीज़ का फर्क नहीं है इसमें, बस उसी का फर्क था और किसी चीज़ का फर्क नहीं है। अब देखो वायु से गैस को कैसे प्राप्त किया जाता है। अच्छा ठीक है, ये तो हम जान गए कि प्रभाजी आसवन से हम गैस को अलग करते हैं, लेकिन ये जो वायु से जब गैस अलग करना होता है ना, इसको और भी डिटेल यूज करना होता है, क्योंकि वायु में जो अलग अलग गैस होता है उसके क्वथनांक में बहुत कम का फर्क होता है। ठीक है, तो सिर्फ शीशा का गुटका रख देने से काम चलेगा नहीं।
समझ में आ रहा है? इसको और डिटेल बनाना पड़ेगा। कैसे डिटेल बनाते हैं वो देखो। वायु एक समांगी मिश्रण है, मतलब एकदम बराबर से घुला हुआ चीज होता है, तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। और प्रभाजी आसवन से ये अलग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें जैसे मशीन बनाया है, मैंने लगाया है ना उपकरण, इसे थोड़ा और अच्छे से लगाना होता है, थोड़ा डिटेल लगाना होता है। प्रवाह चित्र 2.11 ये जो है ना, ये वाला इसे बोलते हैं डायग्राम से जो बनाया, ये ऐसे बना के ऐसे, ऐसे बना के ऐसे, ऐसे बना के ऐसे, इसे बोलते हैं प्रवाह चित्र। इस विधि से विभिन्न चरणों को दर्शाया गया है। क्या होता है देखो, पहले वायु लेंगे, ठीक है, अब क्या करेंगे, दाब बढ़ाकर वायु को एकदम दाबेंगे, दाब बढ़ा के तथा तापमान कम करके ठंडा करेंगे। वायु को संपीड़न तथा ठंडा करना, तो संपीड़न मतलब दबाया जाता है और ठंडा कर दिया जाता है। दाब बढ़ा के दबा दिए और फिर उसको क्या कर दिए, ठंडा कर दिए। जैसे ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो ये लिक्विड की तरह हो जाएगा, द्रव्य वायु। तो ये वायु जो था वो क्या बन गया, लिक्विड बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? नीचे नीचे आ रहा है, ठंडा कर रहे हैं तो कण नजदीक नजदीक आएगा। पिछले वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ा दिए हैं पूरा, तो लिक्विड बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना। अब ये जो द्रव वायु आ गया, द्रव बन गया, तो अब इसको प्रभाजी आसवन कॉलम में, अब ये जो अलग अलग टुकड़ा बना होता है ना, उसमें वायु को धीरे धीरे गर्म करेंगे। अब धीरे से गर्म करने से क्या होगा, तो इसमें जो जिसका क्वथनांक कम होगा वो जल्दी से भाप बनेगा, उबलेगा, उबल करके भाप बन के निकलेगा। उसके बाद जो उसके बाद जिसका क्वथनांक होगा वो उसके बाद नहीं है। क्वथनांक मतलब जैसा टेम्परेचर, मान लो 40 डिग्री वाला पहले उबल जाएगा, 60 डिग्री वाला उसके बाद उबलेगा, 80 डिग्री वाला उसके बाद उबलेगा, वैसे ही होगा। विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण, तो मान लो कि जो ज़्यादा जल्दी उबल रहा है 40 डिग्री पे, तो उसको ऊपर वाला टंकी बनाएंगे, ऐसे रास्ता 60 डिग्री उसके नीचे बनाएंगे, 40 डिग्री उसके नीचे बनाएंगे। ये 40 डिग्री पे इधर से जमा हो जाएगा, क्योंकि 40 से तो ऊपर नहीं जा रहा है। ये 80 वाला तो बहुत ऊपर तक जा सकता है, तो ऊपर जाके जमा होगा। अभी बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। विभिन्न ऊंचाई पहलू से जमा कर लिया जाता है। देखो क्वथनांक ऑक्सीजन का -183, समझो कि डिग्री सेल्सियस कितना, -183 डिग्री। 5 डिग्री 6 डिग्री रहता है, ज़्यादा ठंडा लगता है, कितना ज़्यादा ठंडा होगा। आर्गन -186, बस 3 ही डिग्री का फर्क है। नाइट्रोजन 196, ये दोनों में कितना है, 13 डिग्री का, तो बहुत, इसमें दोनों में 10 डिग्री का, तो बहुत कम कम फर्क है ना। वायु प्रतिशत आयन में, तो ऑक्सीजन तो हमको पता है 20.9%, आर्गन 0.9% और नाइट्रोजन 78.1%। सबको अगर तुम मिलाओगे तो देखो कितना 99.9% हो जाएगा, यही तीनों मिल करके। बाकी सब बहुत कम होता है, ठीक है। ठीक है, आगे देखो। कार्बन डाइऑक्साइड कितना आता है, 0.03%, एक 0.03, बहुत कम। आगे देखो, वायु गैसों को प्राप्त करने के लिए प्रवाह चित्र, ये हमको बता दिया। अब थोड़ा सा डायग्राम देख लो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखो इसमें क्या है, यही वाला डायग्राम है, ठीक है। ये क्या किया, देखो वायु यहाँ से आया अंदर, वायु को यहाँ से दाबा और यहाँ पे ठंडा किया। तो वायु जब दबाव में आया, ठंडा हुआ, तो गर्म वायु यहाँ पे, अच्छा ये देखो, ये अलग तरीके, ये हम जो बताया था वो थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे तुमको समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ से वायु को दबाएगा तो वायु गर्म हो जाएगा पहले, तो गर्म वायु यहाँ से आएगा इधर की तरफ। जब यहाँ गर्म वायु आएगा ना, तब यहाँ पे वही ठंडा जल यहाँ से भेजेंगे, ये घूमेगा 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 और ये टाइप से निकल जाएगा। ठंडा जल निकला, लेकिन ठंडा जल जब डालेंगे तो गर्म हवा को क्या करेगा, ये तेज़ी से ठंडा करेगा, तो लिक्विड बना देगा। देखो लिक्विड की तरह है ना नीचे, तो लिक्विड बना देगा। अब लिक्विड जब बन गया तो अब क्या करें, शीतल समतल वायु। अब ये फिर धीरे धीरे हल्का हल्का ठंडा करेंगे इसको, ठीक है, हल्का हल्का गर्म करेंगे। तो जब गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, फिर से ऊपर निकलेगा, ठंडा वायु जो है ऊपर की तरफ आएगा, तो शीतल संपीड़ित वायु, ये जो वायु है, फिर यहाँ पे वायु, ये पहले लिक्विड बनेगा, लिक्विड गर्म होकर फिर यहाँ से भाप बन के ऊपर की तरफ यहाँ से आएगा। अब जब यहाँ आएगा तो पृथक करने वाला यहाँ पे कुछ लगा हुआ जो पृथक करेगा। अच्छा देखो यहाँ पे ये पृथक करने वाला में क्या है, तो यहाँ पे जो चीज़ जमा हुआ होगा ना, शुष्क बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निर्गत, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड जमेगा ये इधर से निकल के बर्फ के तौर पे आ जाएगा, और जो नहीं जमा होगा उसको इधर से हम भेज देगा यहाँ नीचे की तरफ। तो ये तुम्हारा ठंडा वायु है जो कि यहाँ से दोबारा से गर्म करने पे आया है, यहाँ नीचे गर्म करेगा, ठीक है। फिर जब यहाँ से आएगा तो ये द्रव्य वायु है। अब ये द्रव्य वायु क्या होगा, द्रव्य वायु, तो यहाँ पे द्रव्य वायु आया, वायु जब यहाँ से आया है तो क्या होगा, फिर आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ के देखो नाइट्रोजन का क्वथनांक सबसे कम था, तो नाइट्रोजन सबसे ऊपर जाके जमा होगा, सबसे ऊपर, क्योंकि सबसे क्वथनांक कम है तो ये ऊपर की तरफ उठेगा। आर्गन का क्वथनांक उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये बीच में, और ऑक्सीजन का इन तीनों में सबसे ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन सबसे नीचे जाके जमा होने लगा। तो बोलेगा सर ये वापस इसमें क्यों नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर इस तरह का इंतजाम रहता है कि वापस इधर नहीं आए, यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ पर हम जमा करते चले जाएंगे इसको, ठीक है। और ये ऐसे समझो कि ये
इस तरह का वायु रहता है ना, ये बिल्कुल द्रव्य ऑक्सीजन जो तुमको द्रव लिखा है तो ये पहले वायु के फॉर्म में होता है जो कि ऐसे जमा होता है। सिर्फ द्रव रहता ये वापस से बह करके इधर आने लगता, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे रुकावट रहता है जो कि इधर से जाता है और यहाँ जमा कर लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे चलो, तो मेन तो हवा में यही तीनों था ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन था, ऑर्गन था, कार्बन डाइऑक्साइड ये अरे यार ऑक्सीजन था, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है थोड़ा सा वो तो यहाँ पे बर्फ के रूप में अलग कर लिया गया। तो यही तीनों हमको मिलेगा ना। तो जितना हवा आया था ये 3 भाग में इधर जमा हो गया, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड में इधर हो गया, बाकी थोड़ा बहुत जो गैस रहता है वो उसमें ही कहीं ना कहीं मिला होगा। यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस चित्र 2.12 को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। तो जब ऐसे जमा करेंगे तो नाइट्रोजन भी जमा हो जाएगा, ऑक्सीजन भी जमा हो जाएगा, और सबसे मेरे काम का चीज़ ऑक्सीजन भी जमा हो जाएगा। इसी का सबसे ज़्यादा यूज होता है। सिलेंडर वगैरह लगाते हैं ना ऑक्सीजन का, तो इसी को भेजना होता है सिलेंडर में भर करके। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है और फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है, मतलब कि एक जगह ले जाया जाता है, दबा दिया जाता है। इस द्रवित गैस को, ये द्रवित द्रव में बना हुआ गैस है, गैस था लेकिन द्रव बन गया, प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है। फिर यहाँ नीचे धीरे धीरे गर्म करेंगे हम इसको, जहाँ सभी गैस विभिन्न ऊंचाई पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती है। तो अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार जो जितना उबलेगा, जितना ऊपर तक जा सकता है, तो अपने ऊंचाई के हिसाब से जाके जमा होना शुरू हो जाएगा, जैसा कि चित्र 2.12 में दर्शाया गया है, जैसा कि यहाँ पे पूरे दिखा रहा है। निम्नलिखित के उत्तर दे। अब ये अलग चीज़ है, यहाँ ध्यान देना है। वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित करें। तो यह बता दिया गया, ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा, फिर आर्गन माने सबसे कम, फिर आर्गन का, फिर नाइट्रोजन का -196। अच्छा ध्यान देना यहाँ पे, तो ये -196 का मतलब ये ज़्यादा नहीं है, सबसे कम है। माइनस में है ना, -186 का मतलब फिर ये तो ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन सबसे नीचे रहेगा। अच्छा यहाँ पे तुमको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये देखो, ये और नाइट्रोजन का सबसे तुम्हारा ये है कम है, फिर आर्गन का, फिर ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का ज़्यादा हुआ, फिर इसका हुआ, फिर इसका ये हुआ। तो ये इसका ज़्यादा है तो ये नीचे रहेगा। ज़्यादा का मतलब कि क्वथनांक जो है इसका ज़्यादा गर्म करने पे ये उबलेगा, ये कम करने पे ये, और सबसे कम पे ये, जो कि सबसे जल्दी ये उबलेगा तो सबसे ऊपर भी जाएगा, तो इसका ये उबला तो ये उसके बाद इसके आएगा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। समझ में आ रहा है? चलो अब आगे देखो, वो तो बता दिए कि इसका क्वथनांक ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा जो क्वथनांक है, मतलब सबसे जल्दी जो उबलेगा वो नाइट्रोजन उबलेगा, फिर आर्गन, फिर ऑक्सीजन। टेम्परेचर अगर पूछा था क्वथनांक किसका ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन का ज़्यादा क्वथनांक है, उसके बाद आर्गन का है, फिर नाइट्रोजन का है। जैसे पानी का क्वथनांक ज़्यादा था, एसीटोन का कम था, तो पहले एसीटोन उबला था, ऊंचाई तक जाएगा वो, और उसके बाद पानी उबलेगा। अब आगे देखो, जब वायु को ठंडा किया जाता है, अगर कोई बात समझ नहीं आया तो दोबारा सुन लेना, आ जाएगा। जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रव में परिवर्तित होता है? द्रव में पहले कौन बदलेगा? तो इस सब में से सबसे पहले द्रव कौन बदलेगा? यही तुम्हारा ऑक्सीजन सबसे पहले बदलेगा द्रव में। द्रव, अगर द्रव से गैस का बात करेगा तो सबसे पहले नाइट्रोजन गैस बनेगा, तब आर्गन बनेगा, तब ऑक्सीजन। ये पूछे कि पहले गैस से द्रव कौन बनेगा, तो सबसे पहले द्रव ऑक्सीजन बनेगा, तब आर्गन बनेगा, तब नाइट्रोजन बनेगा, क्योंकि यही ना सबसे ज़्यादा तापमान पे ये उबलता है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सोचना, समझ में आ जाएगा। किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को कैसे प्राप्त किया जाता है? अब ये 8वां तरीका है। अशुद्ध नमूने मतलब कोई भी चीज़, नमूना है मेरे पास, कोई खनिज वगैरह आया है, उसमें से हमको कॉपर को अलग करना है, तो कैसे अलग करेंगे ये पढ़ेंगे अभी। क्रियाकलाप 2.9 करेंगे और हम देखेंगे कैसे अलग करते हैं। एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लें। कॉपर सल्फेट लेना है जिसमें कुछ गंदगी रहता है। जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल दें। कॉपर सल्फेट आराम से घुल जाता है, बताया था ना, नीला होता है, और वो पोटेशियम आयोडाइड कैसा होता था? बैगनी रंग का होता था। अशुद्धियों को छान ले। अब क्या करना है? उसको छान लेना है अशुद्धि को, हमको गंदगी जो होगा उसे छान लेंगे। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल में से वाष्पित करें। अब देखो, संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए, संतृप्त विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसमें और ज़्यादा न घुले। तो और ज़्यादा न घुले में क्या करना पड़ेगा? पानी निकालना पड़ेगा। तो जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पित कर देंगे। पहले पानी में घोल लेंगे, उसको घोल के हम क्या करेंगे, जितना पानी था उसको हम निकालेंगे फिर गर्म करके, ठीक है। अच्छा, ये एक बार देख लो इसमें क्या बता रहा है। जल घर में जल शुद्धि निकाय, ये अलग तरीका से इसको शुद्ध कर रहा है। एक बार देख लो, इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ से गंदा जल आएगा, इसमें क्या होगा? ठोस पदार्थ को नीचे बैठने के लिए तलहट टैंक। इसमें क्या होगा? जो पानी जब आया गंदगी, तो ये ऊपर से आ रहा है ना, तो जितना गंदा भारी भारी सामान होगा सब नीचे बैठेगा। और ये देखो, यहाँ से पानी आया तो गंदगी बैठा, और जो पानी होगा जो ऊपर उठेगा, पानी ऊपर उठ करके फिर यहाँ से इसमें आना शुरू होगा। समझ में आ रहा है? और गंदगी यहाँ बैठता जाएगा। देख रही हो नीचे, देख रहा है ना, नीचे है ना, यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पानी आया, अब निलंबित अशुद्धियों के
तलहट के लिए। निलंबित अशुद्धि मतलब अब पानी के अंदर भी तो बहुत चीज़ अटका अटका रहता है ना, तो उस अटके अटके चीज़ों को यहाँ पे अलग करेंगे। भार टैंक, इसमें क्या करेंगे, ये जो चीज़ अटका अटका था ये नीचे की तरफ धीरे धीरे बैठेगा, क्योंकि जब थोड़ा देर के लिए छोड़ दिया जाता है तो नीचे बैठता है ना, तो नीचे बैठेगा। अब पानी जो ऊपर का होगा वो इसमें आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये पानी आया, बारीक बालू, ये बालू है, कंकड़, उसके नीचे कंकड़ है, फिर मोटे कंकड़, नीचे मोटा कंकड़ है, छानक टैंक है। अब फिर यहाँ से चीज़ क्या होगा, पानी छनेगा और छन करके फिर यहाँ से निकलेगा। हालांकि ये जो दिया हुआ है ये नीचे देना चाहिए, तब ना पानी यहाँ से जमा होकर नीचे जाएगा। हालांकि तो ज़्यादा अच्छे से छनता है, लेकिन फिर भी ऊपर दिया है, तो ऊपर का मतलब यहाँ से पानी जो गंदगी होगा नीचे बैठेगा, लेकिन इससे गुजरता तब ना ये गंदगी उसमें फंस के अटक जाता फिर आता। चलो ठीक है, फिर यहाँ पानी आएगा, यहाँ से फिर इस वाले टैंक में आएगा। इस वाले टैंक में जब पानी आएगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया मारने के लिए क्लोरीकरण, इसमें क्लोरीन वगैरह डालेंगे और क्लोरीन क्या होगा, जितना बैक्टीरिया होगा मार देगा। और फिर यहाँ से क्या होगा, पानी नीचे की तरफ आएगा, यहाँ घर पे यूज हो जाएगा। अब ये वाला देख रहे हैं, जो कॉपर से हम वो पानी को अलग कर दिए थे, वाष्पीकृत किए थे, तो हमको संतृप्त विलयन प्राप्त हो गया था कॉपर सल्फेट का। फिर है, विलयन को छानक पत्र से ढक दें, छानक पत्र से ढकना है तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ दें। अब इसको ठंडा होने देना है। आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली में प्राप्त करें। अब क्या होगा, जब ठंडा होने देंगे ना तो उसका जो कॉपर सल्फेट था वो दाना की तरह बन जाएगा। जैसे मान लो चीनी को तुम क्या करोगे, पानी में घोल दोगे और फिर गर्म करके पूरा एकदम उसका पानी निकाल दोगे, तो फिर जब पानी निकल जाएगा छोड़ोगे तो एकदम चीनी एकदम जम जाता है ना, वैसे ही कॉपर सल्फेट को पानी में घोल करके ना फिर पानी को गर्म करके पानी उसमें से निकाल देंगे और कॉपर सल्फेट को जब छोड़ देंगे ना एकदम एक दिन भर के लिए, तो एकदम जैसे चीनी जम के कड़ा हो जाता है ना, वैसे ये भी जम के क्या हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा, जम जाएगा। प्याले में प्राप्त करें। इस प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ये जो तरीका है इसको बोलते हैं क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टल बनाना, दाना बनाना। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल था ना। मान लो चीनी लेगा और चीनी को क्या करेगा, पानी में घोल देगा, तो पानी में जब घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके गंदगी जितना सा पानी में चला जाएगा। और फिर क्या करेंगे, हम पानी को भाप बना के उड़ाएंगे तो पानी तो उसमें से निकल जाएगा सारा, और वापस से चीनी एकदम दाना ठोस के रूप में बन जाएगा। ठीक है, अब उत्तर दें। चीनी मिट्टी की प्याली में आप क्या अवलोकन करते हैं? तो चीनी मिट्टी की प्याली में क्या होगा, वो आराम से घुलेगा, वो चीनी, वो जो कॉपर सल्फेट है, क्या क्रिस्टल एक समान दिखाई देता है? ये जो क्रिस्टल जमेगा वो एक समान होगा, तो हाँ क्रिस्टल एक जैसा लगेगा। चीनी मिट्टी की प्याली में रखे द्रव से क्रिस्टल को कैसे पृथक करेंगे? अच्छा, चीनी मिट्टी के जो प्याली है उसमें जो द्रव होगा उससे क्रिस्टल कैसे अलग करेंगे? तो द्रव अलग, क्रिस्टल जब एक साथ जमना शुरू हो जाता है तो एक जगह जम जाएगा, बाकी जो द्रव होगा वो अलग अलग हो जाएगा। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थ को शुद्ध करने में किया जाता है। ये बहुत अच्छा तरीका है, इसको ध्यान से देखना भी, और आगे उदाहरण आने वाला है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ हो सकती है, बहुत सारा उसमें मिलावट होगा। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। इसको थोड़ा अलग तरीके से बताया, इसको हम अपने तरीके से बताते हैं। देखो क्या होगा कि समुद्र का जो पानी लेते हैं ना, तो कटोरा में मान लो पानी है, अब क्या करेंगे, उस पानी में से हम एक धागा लेते हैं, धागा में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डुबो कर रखेंगे, तो डुबो कर रखेंगे ना तो उसमें नमक आगे सटता है, ठीक है, और नमक जमे लगेगा, तो उसको धागा को वैसे ही रख देंगे, तो जितना नमक होगा ना वो जब धीरे 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 आके उसमें जमना शुरू हो जाए। जब पानी उसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम गाढ़ा नहीं होना चाहिए, जैसे कैसे संतृप्त विलयन कर दिया था इतना, जिसमें कि अब और ज़्यादा ना घोले। संतृप्त सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड जो है संतृप्त ही है। संतृप्त का मतलब है कि ऐसा तुमको घोल बना लेना है जिसमें कि इतना घोले, मतलब कि जितना घुल सकता था घुल जाए। ऐसा समझो, मान लो एक गिलास हम पानी ले लिए, उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच हम चीनी डाल दिए, तो वो तो बिल्कुल असंतृप्त है, क्योंकि और घुलेगा। तो पानी को हम गर्म करेंगे, जब पानी को गर्म करेंगे ना तो एक ऐसा टाइम आएगा कि चीनी नीचे बैठने लगेगा, तो जैसे चीनी देखना बैठने लगा, इसका मतलब कुछ समझ जा, संतृप्त हो गया, तो एकदम गाढ़ा घोल टाइप का तुमको मिलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब जब उसको तुम छोड़ दोगे ना थोड़ा देर के लिए, तो पानी अलग हो जाता है और जो ठोस सामान होता है उसके अंदर वो अलग होता है। तो पानी जब अलग हुआ तो पानी के साथ गंदगी भी अलग हो जाता है, और वो जो एक तरह का चीज़ है वो जैसे कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट ही सिर्फ जमा होगा, बाकी सब चीज़ नीचे बैठ जाएगा। वैसे समुद्री जल भी है, समुद्री जल को भी जब ऐसे करेंगे ना तो जितना गंदगी है सब नीचे बैठ जाएगा और सिर्फ नमक का कण ही उसमें सटेगा सटेगा सटेगा, सट के एकदम जम करके बनेगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है, अब समझ में आ गया होगा। क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे वही संतृप्त विलयन है। ऐसा घोल लेना है ना जिसमें इतना चीनी हो या इतना नमक हो, जो भी निकालना है, जो कि
उससे ज़्यादा और ना घोल सके, जितना घोल सकता है उतना ही हो, एकदम सूखा भी नहीं देना है कि जैसे हम तुमको बताए थे चीनी वाला के एकदम, जैसे हम लोग चीनी का पाक बनाते हैं ना वो खाजा बनाने के लिए, वैसा भी नहीं करना कि एकदम गाढ़ा बना दिए, वैसा भी नहीं, संतृप्त होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही यहाँ पे। क्रिस्टलीकरण विधि यह है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। बता दिए क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है। तो वाष्पीकरण में तो अभी हम पानी को अलग कर देते हैं ना, और इसमें भी तो पानी से चीज़ों को अलग कर रहे हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? देखो दोनों में फ़र्क क्या है, बहुत बड़ा फ़र्क है। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं, गर्म करने पे कुछ चीज़ अलग अलग हो जाएगा, या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं, या चीनी जैसे गर्म करने पे एकदम ये हो जाता है, देखते हो ना रवा के टाइप का हो जाता है, वैसा झुलस जाता है। तो वैसा भी नहीं करना है, क्योंकि गर्म करने पे चीज़ खराब हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। छानने के पश्चात भी अशुद्धि विलय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह जाती है। बोला छानने के पश्चात भी, अगर छान लेते हैं उसको हम, उसके बाद भी अशुद्धि जो है, गंदगी जो है, विलय पदार्थ को, मतलब जो घुला हुआ है उसको विलायक में, मतलब जो घोल रहा है उसमें घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह सकती है। उसमें क्या हो सकता है? कुछ गंदगी रह सकता है। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस से दूषित कर सकती है, और फिर क्या होगा? ये ठोस जो होगा उसको दूषित कर देगा, मतलब कि वाष्प के साथ भी वो गंदगी बना ही रहेगा, अलग नहीं होगा। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि मान लो कि हम विलय पदार्थ को हम विलायक में घोलेंगे, तो घोलने के बाद क्या होगा? वो तो घुलते जाएगा उसमें, लेकिन जब घुलेगा तो जितना गंदगी होगा वो भी ना उसमें घुल जाएगा, और जब हम गर्म करेंगे तो पानी तो निकल जाएगा, लेकिन जो गंदगी है वो तो उसके अंदर बच ही जाएगा, बचा ही रह जाएगा। मान लो नमक वाला पानी लेंगे, पानी को हम नमक घोल दिए, घोल के वो घुल गया नमक पानी में, फिर पानी को हम गर्म करेंगे तो पानी तो निकल जाएगा, लेकिन नमक के अंदर जो समुद्र के पानी का बात कर रहे हैं तो उसमें जो गंदगी रहेगा तो नमक के अंदर घुला ही रह जाएगा, तो अलग नहीं हुआ। लेकिन क्रिस्टल में तो क्या, क्रिस्टलीकरण करेंगे तो क्या होगा? तो संतृप्त विलयन में जब नमक जमना शुरू होगा तो सिर्फ नमक का परत ही उसमें आएगा, पानी नीचे बैठेगा, तो पानी में गंदगी रह जाएगा, गंदगी नमक में नहीं आएगा। तो दोनों चीज़ होता है, एक तो टूटता नहीं है चीज़, अलग अलग नहीं होता है, दूसरा क्या होता है कि गंदगी अलग हो जाता है, क्रिस्टलीकरण करते हैं तब। अब इसका देखो इस्तेमाल क्या होता है, तो समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, तो एक तो अभी जस्ट बताए ना, फिर अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में, फिटकरी भी ऐसे ही अलग किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी एक का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सारा तरीका बताया अलग करने का, किसी अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से हम अलग कर सकते हैं। तकनीकियों की में विकास के साथ कई और पृथक करने वाली विधियों का आविष्कार हो चुका है। ये तो 8 हम लोग अभी पढ़े हैं ना, इसमें और भी बहुत सारा तरीका है जिससे हम चीज़ों को अलग करते हैं। शहरों में जलघर में से पीने योग्य जल की आपूर्ति, मतलब उसको पूरा करना, भेजना देना की जाती है। यो हम तुमको बता दिए कैसे शहर में जलघर में जल को साफ किया जाता है और भेजा जाता है। जलघर का एक रेखा चित्र 2.13 में दर्शाया गया है, वो दिखा दिए तुमको। जलघर से अपने घर में प्राप्त होने वाले पेयजल के विभिन्न चरणों पर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। तो बता दिए क्या क्या अलग अलग चरण में क्या क्या हुआ। वहाँ पे एक चीज़ सिर्फ गड़बड़ लग रहा था, ये चीज़ कि ये जो पानी आएगा वो क्या होगा, ये पानी जो आया तो इससे नीचे गुजर के यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन सिर्फ बालू वालू रख दिया है। अब क्या पता कैसे साफ होगा। खैर ये हो गया कंप्लीट। अब देखो ये प्रश्न अगली बार करने वाले हैं नोट्स कराने के बाद। अब ये पढ़ेंगे 2.4 में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ये क्या होता है, पहले बहुत बार हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। भौतिक परिवर्तन मतलब ऐसा परिवर्तन होता है, ऐसा बदलाव होता है जिसमें कोई नया चीज़ नहीं बनता है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो ऐसा परिवर्तन होता है ना जिसमें कोई नया चीज़ बनता है। चलो देखते हैं आराम से। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया। भौतिक गुण क्या है, उसका रंग कैसा है, कितना पे उबलता है, कितना पे वो जमता है, ये सब भौतिक गुण हैं। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जिसको हम देख के समझ पाएंगे और जिसको बता पाएंगे, वर्णन कर पाएंगे। जैसे कि रंग, कठोरता कड़ा है कि मुलायम है, दृढ़ता टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, बहाव बहने वाला चीज़ है कि नहीं, घनत्व घना है ज़्यादा कि कम घना है, द्रवणांक मतलब कितना पे वो द्रव बन जाता है, कितना टेम्परेचर पे द्रव बनता है वो, क्वथनांक कितना पे उबलना शुरू हो जाता है, इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। समझ में आ रहा है? ये सब हम अवलोकित करते हैं, देख के समझते हैं इस चीज़ को, अवलोकन कर सकते हैं इसका, और बता भी सकते हैं इसके बारे में कि हाँ कठोरता ज़्यादा कि कम, रंग लाल पीला नीला कैसा, बह रहा है कि नहीं बह रहा है, घना है कि कम घना है, ये सब भौतिक गुण है। अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण मतलब कि ये जो
ठोस, द्रव और गैस अवस्था था जो आपस में बदल जा रहा था, एक भौतिक परिवर्तन है। ये एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थ के संगठन, मतलब जो उसको बनाने वाला है, में बिना परिवर्तन किए होता है। मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। मान लो कि अगर हम पानी लेंगे, पानी को हम बर्फ से पानी बनाएं गर्म करके, तो पानी पहले भी था, बाद में पानी है, कोई नया चीज़ नहीं बनाना। उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले भी था, अभी भी है, कोई भी बदलाव नहीं आया उसके अंदर। और उसकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और रासायनिक प्रकृति मतलब क्या? पानी का जो गुण है, रासायनिक गुण, वो तो वैसा ही रहेगा। अच्छा, रासायनिक गुण तो फिर अजीब लगता है, ये क्या है? तो रासायनिक गुण तुमको डिटेल पढ़ना पड़ेगा कि किसके साथ मिलकर वो कैसे रिएक्शन करता है, उसको बोलते हैं रासायनिक गुण, कि रासायनिक क्या उसके अंदर गुण है। ठीक है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भी भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं। ये ऐसे रासायनिक प्रकृति जो है ना, वो आगे जो चैप्टर्स आने वाला है उसमें डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, कैसा होता है। ठीक ना। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं, तीनों अलग अलग दिखता है, दिखने में तो एक जैसा नहीं होता है, तीनों वाष्प अलग दिखता है, पानी अलग दिखता है और बर्फ अलग दिखता है, और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं और अलग अलग भौतिक गुण दिखाता है। पानी का घनत्व अलग है ना, पानी का जो बहाव है वो अलग है, ठोस का वो जो बर्फ होता है उसका घनत्व अलग होता है, उसका बहाव अलग है, बहता नहीं है वो, मतलब वही बहाव अलग होता है उसका। और क्या हो जाएगा? दृढ़ता अलग है, पानी बिल्कुल उंगली से कट जाएगा, बर्फ नहीं कटेगा, गैस तो बिल्कुल हाथ डालोगे जब फूकोगे तो अलग हो जाएगा। तो अलग है ना भौतिक गुण उसका, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान है। लेकिन तीनों का रासायनिक गुण जो है, बर्फ ले लो, चाहे पानी ले लो, चाहे भाप ले लो, एक ही है। तीनों को जब रिएक्शन करवाएंगे किसी दूसरे धातु के साथ, उसका जो अभिक्रिया करवाएंगे, तो तीनों एक ही तरह से अभिक्रिया करेगा, कोई नया चीज़ अभिक्रिया करके मतलब अलग तरीके से अभिक्रिया नहीं करेगा। रासायनिक गुण एक ही है। रासायनिक गुण थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, आगे वाले चैप्टर में डिटेल पढ़ना है इसको, क्लास 10th में खास करके। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं। अच्छा देखो यहाँ पे, ये तो हो गया कि पानी एक ही चीज़ था, लेकिन ठोस अवस्था में भी था, द्रव अवस्था में भी था, गैस अवस्था में था। ये तो हम जान गए कि है रासायनिक गुण एक ही है लेकिन भौतिक गुण अलग अलग है। अब देखो, भौतिक गुण एक ही होगा लेकिन रासायनिक गुण अलग अलग होगा। जैसे कि जल, पानी लो, या खाना पकाने का तेल लो, वो दोनों द्रव है, दोनों का भौतिक गुण एक जैसा है ना, लेकिन दोनों का रासायनिक गुण अलग है ना। जल बिल्कुल अलग चीज़ है और तेल बिल्कुल अलग चीज़ है ना। यही बताने की कोशिश कर रहा है कि भौतिक गुण एक जैसा हो सकता है लेकिन रासायनिक गुण अलग अलग होगा। और यहाँ पे भौतिक गुण अलग अलग हो सकता है लेकिन रासायनिक गुण एक ही होगा, जैसे पानी का था। ठीक है, आगे देखो, समझ में आ गया होगा। लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। तेल अलग तरह से अभिक्रिया करेगा और पानी अलग तरीके से अभिक्रिया करेगा। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर होता है, दोनों का गंध अलग होता है। तेल अलग तरह से महकेगा, पानी अलग तरह से, और ज्वलनशीलता मतलब ये पानी नहीं जलेगा और तेल बहुत अच्छे से जल जाएगा। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है जबकि जल आग को बुझाता है, और दोनों का तो बिल्कुल गुण अलग है। तेल तो जलता है और पानी बुझा देता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। तो तेल का रासायनिक गुण ही है जो दोनों को अलग करना है, नहीं तो तेल भी द्रव, ये भी द्रव, भौतिक गुण तो एक ही जैसा है लेकिन दोनों अलग अलग क्यों है? क्योंकि दोनों का रासायनिक गुण अलग है। चलो, जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। जलता है जब भी कोई चीज़ ना, तो आगे पढ़ाएंगे कि एक चीज़ दूसरी चीज़ में बदल जाता है। मान लो ये कागज़ लेंगे, कागज़ जलाएंगे तो कागज़ अलग चीज़ है, और जब ये हवा में जलेगा तो राख बनेगा, तो राख बिल्कुल अलग चीज़ है ना। कागज़ और राख एक जैसा तो बिल्कुल नहीं होता है। तो यही बता रहा है, परिवर्तन हो जाता है जब उसमें जलाया जाता है, तो यानी रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है। तो रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है, मतलब उसे गुण को बदल देगा। तेल को जला देंगे तो तेल जो पहले कच्चा तेल है वो, और जला हुआ तेल है वो, कागज ले लो ना, कागज अच्छा समझ में आया, कागज जो पहले है वो, और जला हुआ जो राख बन जाएगा वो, दोनों एक है कि अलग अलग है? तो बिल्कुल अलग है, और दोनों का रासायनिक गुण भी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। कागज को जलाए थे तो जला था, अब राख बन गया, राख को अब जलाएंगे तो जलेगा वो? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि कागज का रासायनिक गुण अलग है और राख का बिल्कुल अलग है। क्या हुआ? तो एक बार जब वो अभिक्रिया किया ना, तो अपना रासायनिक गुण बदल दिया। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा था ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। नया पदार्थ पाते हैं, याद रखना, भौतिक गुण में नया चीज़ नहीं आता है। पानी को गर्म कर देंगे, भाप बन जाएगा, लेकिन पहले भी पानी था, पी सकते थे, बाद में भी पानी है, पी सकते हैं। लेकिन जब से कागज़ लोगे, कागज़ को जलाओगे, राख बन जाएगा। तो अब तुम कागज़ को जैसे कागज़ पे हम लिख लेते थे वैसे राख पे लिख लेंगे? नहीं लिख पाएंगे ना, दोनों अलग अलग चीज़ हो गया। समझ में आ रहा है? कागज अच्छा समझ में आ गया होगा, पता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। ये रासायनिक परिवर्तन हो रहा है ना, रासायनिक बदलाव जिसमें गुण बदल जा रहा है, कागज से राख बन जा रहा है, वैसा ही इस वाले रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहते हैं, प्रतिक्रिया। ठीक है। मोमबत्ती को जलाने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक
दोनों परिवर्तन होता है। हाँ, मोमबत्ती जलेगा तो पिघलेगा, ये भौतिक गुण है, और फिर पिघला हुआ मोमबत्ती को चाहेंगे तो हम फिर से मोमबत्ती बना लेंगे ना। लेकिन जो जल के आग बन रहा है, धुआं बन के निकल जा रहा है, वो तो बिल्कुल अलग चीज़ हो गया ना। तो ये रासायनिक गुण, जल के जो आग बन रहा है वो रासायनिक गुण है, और जो पिघल के नीचे की तरफ आ रहा है वो क्या है, भौतिक गुण है। तो दोनों होता है इसमें। क्या आप इसकी पहचान कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, आराम से बता दिए। अब देखो इसको 2.5 में शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। देखो आगे, पदार्थ को उनके रासायनिक संघटक के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पदार्थ को रासायनिक संघटक पढ़े ना उसका अभी हम, तो उसका रासायनिक जो बनावट होता है उसके हिसाब से हम तत्व या यौगिक में बांट सकते हैं। तुमको तत्व या यौगिक तुम लोगों को पहले भी बताए हैं हम कि तत्व क्या होता है, तो ऐसा चीज होता है ना जिसमें एक ही तरह का एटम होगा, एक ही तरह का परमाणु होगा। यौगिक क्या होगा, इसमें एक से ज्यादा तरह का परमाणु होगा। अभी डिटेल पढ़ना है इसको, इसलिए आगे बताएंगे। तत्व क्या है। रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया। तत्व जो वर्ड है, शब्द है तत्व, इस तत्व को सबसे पहले यूज कौन किया, रॉबर्ट बायल। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए सन 1743 से सन 1749 तक जिंदा रहे थे, ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। मतलब तत्व का जो परिभाषा है कि तत्व होता क्या है, सबसे पहले कौन बताए, तो ये फ्रांस के जो रसायनज्ञ थे एंटोनी लॉरेंस लवाइजिए, ये बताए थे, सबसे पहले परिभाषित किए थे उसको। और वर्ड कौन दिया था, तो रॉबर्ट बायल दिए थे। इनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है, मतलब सबसे मेन रूप है, जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में, दूसरे चीज़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मान लो लोहा लेंगे ना, तो लोहा एक ही तरह के परमाणु से बना होगा। अब इस लोहा को ना दो भाग में नहीं बांट पाएंगे हम। लोहा है तो सिर्फ लोहा है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम पानी लेंगे ना, तो पानी में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तुमको पानी देखने में लग रहा है, वो पानी असल में दो एटम से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो ये तुम्हारा तत्व नहीं है, ये पानी तुम्हारा यौगिक है। और जो पानी यौगिक है, ये पानी दो तत्व हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बना है। समझ में आ रहा है? आगे देखो, यानी कि हाइड्रोजन तत्व है क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन है और कुछ नहीं है। ऑक्सीजन भी तत्व है क्योंकि ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन और कुछ नहीं है। लेकिन ये दोनों जब मिल रहा है ना, दो ठो हाइड्रोजन एक ठो और ऑक्सीजन, तब पानी बन रहा है। ये जो पानी बन रहा है वो है तो एक ही जैसा, लेकिन वो यौगिक है क्योंकि एक से ज्यादा परमाणु से मिलकर के बन रहा है, एक से ज्यादा तत्व मिलकर के बन रहा है। तत्वों को, अब तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तत्व के बारे में ही पढ़ रहे थे लेकिन और डिटेल। तत्व को साधारणतया, मतलब आमतौर पे धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गित किया जाता है। मतलब ये जो धातु, ये जो तत्व है, इसको जो और टुकड़ा में नहीं बांट रहे हैं, एक ही तरह का कण से मिलकर बना हुआ है। ये तीन तरह का हो सकता है। ये कैसे, किस हिसाब से, तो अपने गुण के हिसाब से। कण तो एक ही तरह का उसमें होगा, लेकिन तीन तरह का हो सकता है। धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से, निम्न गुणधर्म मतलब नीचे लिखा हुआ गुणधर्म, नीचे लिखा हुआ खासियत में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती है, मतलब दिखाती है। हो सकता है ये सारा का सारा गुण तत्व में, सॉरी धातु में, या फिर उसमें से कुछ हो और कुछ ना हो। ध्यान देना, तत्व तीन तरह का, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है। अब देखो धातु क्या होता है। ये चमकीली होती है, पहला गुण। ये चांदी जैसे सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग का होता है, तो ज़्यादातर सफ़ेद या पीला ही होता है। जैसे तांबा भी लेते हैं तो पीला होता है, एल्युमिनियम लेते हैं चांदी की तरह सफ़ेद होता है ना। तो ज़्यादातर जो चीज़ लेंगे ना, लोहा लोगे ना, लोहा तो शुरुआत में चांदी की तरह ही वो चमकेगा। समझ में आ रहा है? चांदी की तरह का होता है लोहा शुरुआत में, लेकिन जैसे वो काट के छोड़ दोगे तो फिर वो ऊपर परत चढ़ जाता है ऑक्सीजन का, तो अलग तरह से दिखाई देता है। वो नया नया जो लोहा करता है उसका देखना, वो चांदी की तरह चमकेगा। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है, मतलब ताप और विद्युत दोनों को जाने देगा। ताप मतलब गर्मी को जाने देगा, गर्म करेंगे तो यहाँ गर्म करेंगे, ये भी गर्म हो जाएगा, गर्मी को जाने देगा। और धातु को, विद्युत को मतलब करंट को जाने देगा, इलेक्ट्रिसिटी को। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तो ये मान लो कि यहाँ पे करंट है, यहाँ से हटाएंगे तो प्लास्टिक तो नहीं जाने देगा ना, क्योंकि ये कुचालक है, सुचालक नहीं है। इन लोहा का छड़ रहेगा, छुएंगे करंट वाले को तो करंट मारेगा ना। तो वही बोल रहा है कि ताप का विद्युत का सुचालक होता है। ये तने होते हैं, तने मतलब लमड़ता है। इसको अगर हम ये करेंगे, गर्म करके खींचेंगे ना तो खिंचाएगा, तने होता है। और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। इसलिए ना तार वगैरह बनता है तो धातु का बनता है। हम सोचेंगे लकड़ी का तार बना देंगे, तो लकड़ी का कभी तार बनेगा नहीं, बनेगा, क्योंकि लकड़ी लमड़ता ही नहीं है, गर्म करने पर उसे जल जाता है ना।
चलो, तो तन्य बोलते हैं इसको, धातु के अंदर तन्यता होता है। ये आघातवर्ध होते हैं। आघातवर्ध मतलब जब मारेंगे, आघात करेंगे ना, मारेंगे ना, आघात मतलब होता है मारना, मारेंगे ना तो ये फैलेगा, ये टूटेगा नहीं। मान लो कि प्लास्टिक भी थोड़ा सा फैलता है, लेकिन थोड़ा सा ही, फिर टूट जाएगा। ये लकड़ी तो लकड़ी, बाकी मिट्टी विट्टी तो छोड़ ही दो, कोयला छोड़ ही दो, कोयला वाला मारे तुरंत टूट जाएगा ना। तो ये सब अधातु है। लेकिन लोहा को मारोगे, सोना को मारोगे, सब क्या होगा, फैलता है ये सब चीज़। इसको बोलते हैं आघातवर्धता, मतलब फैलने का गुण। इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। तो हम तब ना देखते हैं बर्तन वर्तन जितना प्लेट वगैरह होता है सब इसी का होता है। ये प्रतिध्वनिपूर्ण होता है, मतलब कि इसको बजा मारने पे ना इसमें रिंगिंग आवाज़ निकलता है। जैसे स्कूल में जो घंटी बजता है तो बजता है ना टन करके, उसको बोलते हैं प्रतिध्वनिपूर्ण। देखो, अगर किताब को मारेंगे या फिर दीवार में मारेंगे तो उस तरह से नहीं बजेगा, लेकिन लोहा को जब मारेंगे तो आवाज़ निकलता है ना, तो वो एक तरह का गुण है धातु का। समझ में आ रहा है? तो धातु का मतलब समझ में आया ना, क्या क्या गुण होता है, कौन होगा, तो लोहा है। देखो लिखा हुआ है, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण है। ये सब धातु का एग्जाम्पल है, बहुत सारा है धातु। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव होता है। कमरे का तापमान मतलब 20 से 25-26 डिग्री सेल्सियस। इस वाले पे जो पारा होता है वो कैसा होता है, द्रव होता है। आमतौर से ये सब बहुत मजबूत होता है ना, कड़ा होता है ना, लेकिन पारा जो है ना पानी की तरह होता है, बहने वाला, अजीब है। उसको तुम मारोगे तो बचेगा, वो नहीं बचे उठेगा। समझ में आ रहा है? तो पहले ही बता दिया था, हो सकता है ये सारा गुण हो सकता है कुछ हो। तो पारा में बचने वाला गुण नहीं होता है, वो पानी की तरह होता है। ठीक है, कमरे के ताप पे। अधातुएं दिए गए निम्न गुणों में से प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती है। अधातु का जो गुण होता है, हो सकता है ये सब कुछ हो या उसमें से कोई एक हो। देखो पहला, ये विभिन्न रंगों की होती हैं। तो ये जैसे ये तुम्हारा या तो चांदी की तरह था, नहीं तो सोना की तरह था। लेकिन अधातु जो होता है बहुत तरह का होता है, बहुत तरह का रंग हो सकता है इसमें। देखो ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है। ताप विद्युत को नहीं जाने देगा। तो कुचालक होता है मतलब ताप को विद्युत को नहीं जाने देता है। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध नहीं होता है, मतलब चमकीला भी नहीं होता है। अलग अलग रंग का होगा लेकिन चमक नहीं होगा। मान लो कि किताब पे ये देखो रंग है ना, लेकिन चमक नहीं न रहा है। ये रंग है लेकिन चमक नहीं न रहा है। लेकिन लोहा वगैरह है, चांदी वगैरह, सोना चमकता है ना, उसी के बारे में बोल रहा है। तो चमकीली है, प्रतिध्वनिपूर्ण मतलब ये बजता नहीं है मारने पे। आघातवर्ध ये फैलता वलता नहीं है, लमड़ता वगैरह, तन्य वगैरह नहीं होता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन में ही कोल कोक दोनों आता है। ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु कहा जाता है। मतलब कुछ गुण होगा धातु का, कुछ गुण होगा अधातु का, इसलिए बोलते हैं इसको उपधातु। जैसे बोरॉन, सिलिकन, जर्मेनियम इत्यादि। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना नाम जितना है इसमें। अब देखो आगे बोल रहा है कि अभी तक अज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है, मतलब 118 के आसपास है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक है, जबकि शेष मानव निर्मित है। उसमें 92 ठो जो प्राकृतिक है, मतलब प्रकृति से आता है, बाकी को हम लोग खुद बनाए हुए हैं। ठीक है ना, 118 में से कितना बच गया, 18, 19, 20, 126 के आसपास। 126 नहीं, टोटल 118 है, तो 92 यहाँ पे, तो 8 और 18 कितना होता है, 26 के आसपास बनाए हैं। ठीक है, मानव निर्मित है, मानव बनाया है उसको। अधिकतर तत्व ठोस है, इसमें ज़्यादातर जो होता है वो ठोस ही होता है, कड़ा होता है। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस होता है। गैस के रूप का 11 होता है जो गैस है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब गैस है ना। तो 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव होता है। 2 ठो द्रव होता है। द्रव समझो कि ज़्यादातर ठोस है, 11 ठो गैस है, बाकी 2 ही ठो तुम्हारा द्रव होता है। एक ठो तो ये पारा होता है, दूसरा ब्रोमीन होता है। बोला सर ये पानी वानी, तो पानी तुम्हारा तत्व नहीं है, पानी यौगिक है ना, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। वैसे दूध वूध जो भी लोग हैं सब यौगिक है। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। मतलब कमरा का तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे थोड़ा सा और बढ़ेगा ना, यानी 303 के होगा, तो क्या हो जाएगा, द्रव में आ जाएगा। यहाँ पे 303 के का मतलब लगभग 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, कमरा का तापमान कितना होता है, 20 से 25-26 होता है। ये थोड़ा सा 4-5 डिग्री अगर बढ़ा दिया जाए तो ये जो तुम्हारा गैलियम और सीजियम है ये भी द्रव हो जाएगा। यानी कि 2 पारा और ब्रोमीन पहले से है, 4 ठो हो जाता है, लेकिन 4 ठो होता नहीं है, 2 ठो होता है। ठीक है, और गैलियम सीजियम थोड़ा सा ज़्यादा अगर बढ़ा दिया जाता है तो हो जाता है। अब यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों से के नियत अनुपात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नियत अनुपात क्यों बोल रहा है, ये नहीं कि कितना भी तत्व लोगे और कितना भी दूसरा तत्व लेके मिलाओगे यौगिक बन जाएगा, नहीं। जैसे मान लो पानी बना, तो
पानी में हाइड्रोजन अब तुमको 2 ही अणु लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन का मतलब कि एक ही परमाणु लेना पड़ेगा, तभी जाके पानी बनेगा। अगर तुम हाइड्रोजन 3 अगर परमाणु लोगे, ऑक्सीजन 1 लोगे, तो पानी बनने वाला नहीं है। इसलिए बोलता है नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है। ठीक है, ये नहीं कि कितना कितना मिला दे बन जाएगा, वैसा नहीं होता है, खास रेशो में मिलाना होता है तभी जाके बनता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? अगर मिलता है तो क्या होता है, तत्व जब मिलेगा ना तो आपस में अभिक्रिया करेगा और कोई यौगिक बना देगा। जैसे कागज ही था ना, तो कागज तो पहले ऑलरेडी यौगिक है, अब इसको ऑक्सीजन से जलाएंगे तो एक यौगिक दूसरे यौगिक से भी मिलकर यौगिक बनाता है और तत्व तत्व से मिलकर भी यौगिक बनाता है। अभी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है, ज़्यादा ये नहीं है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना इसको। क्लियर क्लास 2.10 कक्षा को 2 समूह में विभक्त करें, मतलब बांट लो 2 हिस्सा में। दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर 1 चीनी मिट्टी के प्याली में दो। 50 ग्राम लोहा देना है पहले वाले को भी, दूसरे वाले को भी, फिर पहले वाले को भी 3 ग्राम सल्फर देना है, दूसरे वाले को भी 3 ग्राम सल्फर देना है। समूह 1 देखो क्या होगा समूह वाले माने में, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाए, दोनों को पीस लेना है, मिला देना है आपस में। पहला समूह ये करेगा, मिलाएगा, पीस के रख देगा सिर्फ। दूसरा, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं, पहले मिलाएगा, मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने दे, फिर उसको गर्म करके लाल कर देगा, गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें, फिर जो गर्म कर रहे थे, जो आग था, आग को हटा देना है तथा मिश्रण को ठंडा होने देना है। अब देखो क्या होगा, अब देखो पहला और दूसरा के बारे में। समूह 1 और 2 प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। तो पहले वाले में चुंबक काम करेगा, क्योंकि लोहा और सल्फर जो मिलाए थे ना, तो दोनों अभिक्रिया नहीं किया था, सिर्फ एक साथ आया था, तो जो चूना जितना लोहा का चूर्ण होगा सब चुंबक में सट जाएगा, सल्फर वैसे ही रह जाएगा। अच्छा आगे देखो, और दूसरा वाला में जो लोहा और सल्फर को जब गर्म किए थे ना, तो दोनों अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके नया चीज बनाएगा ना, तो अब लोहा का अपना गुण खो दिया, तो अब लोहा ना चुंबक में सटने वाला नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे जैसे ये अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया बताए थे ना, वो अपना गुण चेंज कर लेता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाया, तो पहले हाइड्रोजन था वो जल रहा था, ऑक्सीजन जला रहा था, लेकिन जैसे दोनों मिला तो अब क्या हुआ, पानी बनाना आग को बुझा देगा, तो अभिक्रिया वो गुण चेंज हो गया ना। तो वैसे ही रासायनिक अभिक्रिया का ये गुण, ये है खासियत है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो वो क्या करता है, गुण को चेंज कर देता है, बदल देता है। तो यहाँ भी लोहा जब सल्फर से गर्म कर दिए दोनों को, तो लोहा इससे अभिक्रिया किया, लोहा का जो गुण था वो अपना गुण खो दिया, तो अब ये चुंबक में सटेगा नहीं। जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। पहले वाले में होगा क्योंकि अभिक्रिया नहीं किया है, सिर्फ साथ में है। दूसरे वाले में नहीं होगा क्योंकि अभिक्रिया कर लिया है। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें। दोनों का रंग भी अलग होगा, इसमें दोनों अपने अपने रंग में होगा, इन दोनों में मिल करके रंग दोनों का चेंज हो गया होगा। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं। प्राप्त सामग्री के एक भाग में प्राप्त सामग्री है जो हमको मिला है, पहला वाला जो मिलाने में मिला है, दूसरा को गर्म करने में जो मिला है, उसमें क्या कार्बन डाइसल्फाइड मिलाना है। मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं तथा छान ले, फिर क्या करना है, मिला कर छान लेना है। प्राप्त पदार्थ को के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं। अब क्या करना है, पतला वाला सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला देना है। इस क्रियाकलाप के लिए अध्यापक का निर्देशन आवश्यक है। इसमें टीचर का होना मतलब कि उसको निर्देशित करना, उसको बताना जरूरी है, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक अम्ल या ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल थोड़ा सा खतरनाक होता है, तो हाथ वाथ जल सकता है इसमें। इस क्रियाकलाप को लोहे तथा सल्फर तत्व के साथ अलग अलग दोहराएं। अब दोनों को क्या करना है, हमको अलग अलग करना है। पहले लोहा वाला जो लिए थे उसमें के साथ भी करना है और सल्फर के साथ भी हमको अभिक्रिया कराना है। अवलोकन को नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जब क्लास में पढ़ाएंगे तब उस वक्त हम समझाएंगे, अभी इसको क्या करना कि पढ़ लेना सिर्फ। अब उत्तर दे, इसको बोर्ड पे बताएंगे नोट्स में। अब उत्तर दें, क्या दोनों समूह द्वारा प्राप्त सामग्री देखने में समान होता है? क्या वो एक जैसा लिखेगा, दोनों एक जैसा दिखेगा? नहीं, दोनों अलग अलग होगा। पहला वाला बिल्कुल अभिक्रिया नहीं किया तो अलग है, दूसरा अभिक्रिया कर लिया तो अलग है। किस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है? पहले वाले में विद्यमान होगा, मौजूद रहेगा, दूसरे वाले में विद्यमान नहीं रहेगा, मतलब मौजूद नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लोहा अपना गुण छोड़ के कुछ और बन चुका है। क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने पर दोनों समूहों को गैस प्राप्त होता है? पहले वाले में होगा क्योंकि लोहा उससे अभिक्रिया करेगा, दूसरे वाले में नहीं होगा। क्या दोनों स्थिति में प्राप्त गैस की गंध समान है या अलग अलग? नहीं, अलग अलग है। यही बार बार यही बताना चाह रहा है कि शुरुआत वाले में चूंकि अभिक्रिया नहीं हुआ है ना, तो दोनों अपना अपना गुण रखे हुआ है, लेकिन जब अभिक्रिया कर लिया तो दोनों अपना गुण खो दिया है। तो जो गुण पहले लोहा दिखा रहा था बाद में वो नहीं दिखाएगा। समूह एक द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है।
तो अभी जो ये ऊपर किया था ना कि हम जो अम्ल मिला रहे थे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो उसमें क्या होगा, पहले वाले में जो होता है कभी भी जो अम्ल होता है वो धातु से भी क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो बोल रहा है समूह एक द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है, तो एक में जो हम ये अम्ल डालेंगे समूह एक वाले में तो लोहा अभिक्रिया करके उसमें से हाइड्रोजन गैस देगा। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील होता है, मतलब रंग इसमें नहीं होगा, इसमें कोई गंध नहीं आएगा, कोई खुशबू नहीं आएगा, लेकिन ये जलेगा, पहले ही बताए थे। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में ना करें, नहीं जांचना है इसको जला करके, क्योंकि बड़ा आवाज़ के साथ जलता है ये, तो खतरनाक हो सकता है। समूह दो द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्योंकि हाइड्रोजन और सल्फर अभिक्रिया के तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलेगा उसमें से। हाँ, तो वो जो गैस निकल रहा है वो हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्योंकि दोनों अभिक्रिया लोहा और ये सल्फर जो है ऑक्सीजन किया है तो हाइड्रोजन सल्फाइड इसमें से निकला है। यह रंगहीन गैस है, इसमें भी रंग नहीं होता है, इससे गंध सड़े हुए अंडे की होता है, लेकिन बहुत गंदा महकता है, ये सड़ा हुआ अंडा जैसा महकता है ना वैसे ही महकेगा। आपने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं, पहला वाला अलग गुण दिखा रहा है, दूसरा वाला अलग गुण दिखा रहा है। यद्यपि हालांकि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, लेकिन शुरुआत में दोनों में एक ही चीज लिए थे ना, इसमें भी लोहा लिए थे, सल्फर लिए थे, इसमें भी लोहा और सल्फर लिए थे ना, वही बोल रहा है शुरुआत में हम एक ही चीज लिए थे दोनों में। समूह एक की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ। समूह एक को जब मिलाए ना तो ये जो बना है ये भौतिक परिवर्तन है, इसमें कोई नया चीज नहीं बना है। जबकि समूह द्वारा दो की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ है, लेकिन जब गर्म कर दिए तो रासायनिक परिवर्तन हुआ और नया चीज बना दिया है वो, तब ने ये हाइड्रोजन सल्फाइड निकला है इसमें से, क्योंकि दोनों मिल चुका है। समूह एक द्वारा प्राप्त सामग्री दो पदार्थों का मिश्रण है, दिए गए पदार्थ लोहा तथा सल्फर है ना, यानी कि दो ठो का मिश्रण है। कौन कौन दो ठो है, लोहा और सल्फर। अब आगे देखो, मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है, और मिश्रण का जो गुण है वो क्या है, वही लोहा का और जो सल्फर का गुण था वही है। तब ना अम्ल, वो जो अम्ल डाले हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो लोहा उसमें अभिक्रिया किया, हाइड्रोजन गैस निकला। नहीं तो अगर गुण नहीं दिखा रहा होता मिश्रण तो लोहा अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता। समूह दो द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है, दो में जो हुआ वो यौगिक बन गया है, नया चीज बना है। दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया, जब गर्म किए तब बना ये, जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न है। ये जो नया बना है ना तत्व, वो पहले यौगिक जो बना है वो पहले वाले लोहा और सल्फर से बिल्कुल अलग है। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है, तो जब भी यौगिक बनता है तो समान ही होता है, ठीक ना। यौगिक तभी बनेगा जब समान होगा, बताया था ना, खास रेशो में मिलकर बनता है और बिल्कुल बराबर होगा ऊपर से नीचे तक हर जगह। हम यह भी देखते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थान पर समान है, क्योंकि समान पहले बता दिया ना, संगठन इसका समान है तो हर जगह ये बराबर ही रहेगा। इस प्रकार संक्षेप में, मतलब छोटा करके, हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख, मतलब नीचे वाला जो आरेख है, द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। देखो, पदार्थ ठोस, द्रव, गैस होता है भौतिक गुण के आधार पे। अब इसको दो भाग में बांट सकते हैं। एक शुद्ध पदार्थ, जो शुरुआत में बता रहा था कि खाने पीने का जो चीज़ होता है वो साइंस की नज़र में शुद्ध नहीं होता है। साइंस की नज़र में शुद्ध वो होता है जो एक ही तरह की चीज़ से मिलकर बना हुआ है। हाँ, तो वो एक ही तरह की चीज़ से मिलकर बना हुआ, और ये हो गया मिश्रण, ठीक है। तो ये शुद्ध पदार्थ भी दो तरह का हो गया, तत्व, यौगिक। ये तत्व क्या है, तो ये तत्व एक ही तरह के कण से मिलेगा। इसमें तो एक ही तरह का कण है तो इसमें एक ही कण होगा, एक ही चीज़ का कण होगा। इसमें एक तरह का कण होगा लेकिन एक से ज़्यादा कण मिल के बना होगा, मतलब पूरे का जो कण होगा, जैसे कि एक ही पानी, जैसे पानी H2O लेंगे तो पूरे पानी में खाली H2O है और कुछ नहीं है, लेकिन ये H2O जो हुआ है वो दो तत्व से बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। और ये तत्व जो होता है ये एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। अगर हाइड्रोजन है तो सिर्फ हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन है तो सिर्फ ऑक्सीजन रहेगा। समझ में आ रहा है। सोना है तो सिर्फ सोना का कण है उसमें, चांदी है तो सिर्फ चांदी का कण है। तो सोना, चांदी, ये सब तत्व होता है, जो ही पढ़े ना, धातु, 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 ये सब तत्व है। सरल पदार्थ में विभक्त नहीं किया जा सकता और टूटेगा नहीं। ऑलरेडी एक ही चीज़ है तो एक चीज़ और किसमें कैसे टूट जाएगा। लोहा में क्या टूट जाएगा, ये तो पानी है तो पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, तो पानी को अगर तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाएगा। लोहा बेचारा अकेले है तो ये कैसे टूटेगा। और उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा इत्यादि। यौगिक क्या है, नियत संघटक, एक खास रेशियो में मिलकर बना होता है। रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। इसको तोड़ सकते हैं क्योंकि दो से मिलकर बना हुआ था, तोड़ सकते हैं इसको अलग अलग तरीके से। रासायनिक अभिक्रिया से तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास करके तोड़ सकते हैं, पानी में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास करके टूटता है पानी, किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल, मीथेन, चीनी, नमक इत्यादि, है ना। ज़्यादातर जो होता है यौगिक होता है, ठीक है। और मिश्रण तो बहुत ज़्यादा होता है। मिश्रण कोई नियत संघटक नहीं, ऐसे ही मिला दो, कागज फाड़ लो, प्लास्टिक लो, को मिला दो,
बस मिश्रण बन गया, कुछ भी कर दो मिश्रण बन जाएगा। समांगी होता है, समंगी होता है। समांगी मतलब बिल्कुल बराबर बराबर, एकदम छोटा छोटा कण होगा, बिल्कुल बराबर होगा ऊपर से नीचे तक, समान संघटक होगा। इसमें असमान संघटक होगा, मतलब बिल्कुल बराबर से ये फैला नहीं होगा। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, जल तथा अल्कोहल, ये सब आपस में मिल जाता है आसानी से। पानी और शराब मिलता है, कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर मिल जाता है, तो ये सब समांगी है, एक जैसा मिला हुआ बराबर से। लेकिन नया चीज़ नहीं बनेगा, याद रखना। इसमें यही फर्क होता है यौगिक में मिश्रण में। इसमें जब दो चीज़ मिलता है ना तो नया गुण बनाता है, नया गुण। और इसमें जब मिलता है तो नया गुण नहीं बनाता है। इसमें चीनी पानी लेंगे तो वही चीनी पानी का दोनों का गुण रहेगा। ये नहीं कि चीनी पानी मिला और कोई तीसरा चीज़ बन जाए, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है, पानी बना देता है, दोनों गैस है या पानी बन जा रहा है, वैसा कुछ नया चीज़ नहीं बनता है इसमें। चलो कंप्लीट हो गया लग रहा है, ऊपर का छोटा हुआ बता देते हैं सिर्फ। देखो ये मिश्रण और यौगिक में क्या फ़र्क है। तो तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते, मतलब कोई नया चीज़ नहीं बनता। तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, नया चीज़ बनता है। मिश्रण का संघटन परिवर्तनीय होता है, मतलब ये जिस संगठन ने बताया ना उसको फिर वापस ला सकते हैं हम। नमक और पानी को मिला दिए, फिर चाहेंगे तो नमक पानी को अलग अलग कर लेंगे। नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है, ये अस्थायी होता है, इसको हम छान उन करके आराम से अलग कर सकते नहीं है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है, यानी जिस चीज़ से मिला है ना उसका गुण रहेगा। लोहा और अगर सल्फर मिलाए थे तो लोहा अपना गुण रख रहा था, सल्फर अपना गुण रख रहा था, लेकिन इसमें वो अपना गुण चेंज कर लेता है। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होता है। नया चीज़ जो बनेगा ना वो जिससे मिलकर बना है बिल्कुल अलग होगा उससे। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, भौतिक विधि से अलग अलग कर सकते हैं। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। इसमें रासायनिक प्रक्रिया कराएंगे तब, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह अगर पास करेंगे तब अलग होगा, ऐसे अलग होने वाला नहीं।